हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस 2.0। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। इस पार्ट में मैं ओनली 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन। इस तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यूस रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड शर्करा का उदाहरण क्या है? सोचिए, 2 सेकंड का समय है, फिर मैं आंसर देता हूँ। तो देखिए, अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कॉपी पेन के साथ बैठिए और नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके कई रूप होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड शर्करा। मेनली 3 रूप हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोनोसैकेराइड शर्करा जिसमें ग्लूकोज का एक अणु भाग लेता है, और जब 2 अणु भाग लेते हैं ग्लूकोज के तो बनता है डाइसैकेराइड शर्करा। और जब 2 से ज़्यादा जब अणुओं से ग्लूकोज का निर्माण होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड शर्करा। इसमें ग्लूकोज के 2 से अधिक अणु भाग लेते हैं। तो देखिए, मोनोसैकेराइड शर्करा एक तो होती है ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, जिससे हम तत्काल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज वो होती है मोनोसैकेराइड शर्करा। बहुत ही सरल ऊर्जा का ये रूप है और आसानी से शरीर में पाचित हो जाती है। उसके बाद हम देखें तो फ्रुक्टोज क्या है? फलों से प्राप्त होती है ये भी, और ये भी मोनोसैकेराइड शर्करा का उदाहरण है, और ये भी काफ़ी आसानी से पाचित हो जाती है। उसके बाद देखिए हम डाइसैकेराइड शर्करा, तो इसमें जैसे कि सुक्रोज जब आप गन्ना खा रहे होते हैं तो सुक्रोज आपको मिल रहा होता है। और लैक्टोज क्या होती है? दूध में जब आप दूध पीते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का जो रूप होता है वो डाइसैकेराइड शर्करा, इनकी लैक्टोज आपको प्राप्त होता है। ये भी ऊर्जा देता है। जैसे मोनोसैकेराइड ऊर्जा देता है मोनोसैकेराइड शर्करा, डाइसैकेराइड शर्करा भी ऊर्जा देता है। और एक और रूप होता है माल्टोज। जब आप चने वगैरह भिगो करके अंकुरित करके खाते हैं तो आपको माल्टोज प्राप्त हो रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो रूप होता है वो माल्टोज होता है उसमें। और पॉलीसैकेराइड शर्करा में देखें तो इसके 2 रूप होते हैं। एक तो ये ऊर्जा भी देगा और ये निर्माण कार्य में भी भाग लेता है। निर्माण कार्य, शरीर में जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, आपने सुना होगा सेल्यूलोज, पौधे की कोशिका भित्ति इसी से बनती है। काइटिन भी क्या है? पॉलीसैकेराइड शर्करा है। जो कवक होता है, फफूंद होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो इसी से बनी होती है। तो ये निर्माण कार्य में भाग ले रही है। वहीं हम देखें तो हमारे लीवर के पास जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में, तो लीवर क्या करता है? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है लीवर के पास, जो कि इमरजेंसी में हमको ऊर्जा मिलती है इससे। तो ये ऊर्जा भी देता है और निर्माण कार्य भी करता है। इसको जटिल शर्करा भी कहते हैं। किसको? पॉलीसैकेराइड शर्करा को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि डाइसैकेराइड शर्करा का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ देखिए सेल्यूलोज, डी और सी काइटिन मैंने बता दिया, ये पॉलीसैकेराइड शर्करा है, आंसर नहीं हो सकता। बी फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड शर्करा है, तो आंसर ये भी नहीं है। तो आपका आंसर है ए माल्टोज जो अंकुरित अनाजों में है वो डाइसैकेराइड शर्करा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं? सोचिए कि ऐसा कौन सा विषय, 4 विषय नीचे दिए गए हैं कि जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए, आपने भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि विषयों का बंटवारा दिया गया है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच। तो इसमें 3 सूचियां होती है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो इसमें देखिए, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और इनकी सेंटर सरकार और स्टेट सरकार। तो इसमें जो अगर कानून केंद्र सरकार ने बना दिया तो वो कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, राज्य सरकार वाला नहीं होगा। तो इसमें देखिए, डाक और तार, ऑप्शन ए में दे रखा है, ये संचार के साधन हैं, डाक और तार। तो ये संघ सूची का विषय है, तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, बैंकिंग, जैसे कि आरबीआई हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? ये भी संघ सरकार का विषय है, केंद्र सरकार, ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए शिक्षा, तो हाँ, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन इंदिरा जी ने जो 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 5 विषय थे, इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके संघ सूची में डाल दिया, तो इनमें शिक्षा भी एक था।
और भूमि तो राज्य सूची का विषय है ही। तो आपका आंसर है शिक्षा। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटकुई बूम पहाड़ी किस राज्य में है? तो सोचिए। तो पटकोई बूम जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनके नाम पर भी कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं। ये हिमालय का ही रूप है वैसे तो। डफला हो गई, जैसे डफला पहाड़ी जो है वो अरुणाचल में है। और मिरी हो गई, डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी, ये सब जनजातियां हैं और इनके नाम पर जो पहाड़ियाँ हैं, 4 पहाड़ी काफ़ी फेमस है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बूम, ये सब अरुणाचल की पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना नोट्स का एक फ़ोटो लगा दिया है, वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि वृद्ध हिमालय है। ये देखिए वृद्ध हिमालय, ये चलता हुआ यहाँ पर सिक्किम में और उसके बाद पूर्वोत्तर में आके यहाँ पर दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। और यहाँ पर देखिए पटकोई बूम पहाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल में। और यहाँ पर देखिए तीनों पहाड़ियाँ, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो ये यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ी आ गई। उसके बाद लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है। और सबसे दक्षिण में मिज़ो पहाड़ी मिज़ोरम में है। और मेघालय में देखिए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ये गारो खासी जयंतिया ये शिलांग पठार का हिस्सा है। मेघालय की राजधानी शिलांग, और ये शिलांग पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये हिमालय का रूप नहीं है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 2 पहाड़ियाँ और है आगे निकली हुई असम में, मिकिर और रेंगमा। ये भी हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये भी क्या है? शिलांग पठार का हिस्सा है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि जैसे पटकोई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिज़ो और मिकिर, कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? तो मिकिर हो जाएगा। मिकिर और रेंगमा ये दोनों पहाड़ियाँ शिलांग पठार का हिस्सा है। देखने में ये हिमालय के काफ़ी नज़दीक है लेकिन है नहीं, ये शिलांग पठार का है, क्योंकि मिकिर और रेंगमा की जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों से मैच करती है, न कि हिमालय से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वैसे तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पता ही होगा, ये कटक है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बता देता हूँ कि एक होता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और एक इसी से मिलता जुलता कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर राष्ट्रीय लिखा होगा, यहाँ पर भारतीय। तो इसका आंसर होता है हमेशा हैदराबाद। अब क्यों? क्योंकि देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि दिल्ली में है, इसके लगभग 64 संस्थान हैं और इसमें ये दोनों ही इसी के हैं। चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद वाला हो, चाहे ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक वाला हो, ये दोनों इसके भाग हैं। दोनों का काम लगभग सेम ही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो आंसर करना है कटक, और अगर आपसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपको आंसर करना है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण के पितामह किसे कहा जाता है? सोचिए। तो देखिए वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है केरोलस लिनियस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति सिद्धांत। तो द्विनाम पद्धति सिद्धांत केरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जीवों का जो वर्गीकरण होता है वो 2 भागों में इन्होंने किया था कि जीनस, एक तो होता है कोई भी जीव का जीनस और एक होता है उसकी, यानी कि जीनस मतलब वंश, और एक होती है उसकी जाति यानी कि स्पीसीज़ की किस स्पीसीज़ का है। जैसे कि मनुष्य को हम होमो सेपियंस कहते हैं, तो इसका वंश क्या हो गया? होमो, मनुष्य का वंश होमो हो गया, और जाति क्या होगी? सेपियंस। तो जाति को छोटे अक्षरों में लिखते हैं, जो पहला वर्ड होता है वो छोटा होता है और इसमें कैपिटल वर्ड होता है वंश के लिए, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस, अब मनुष्य में होमो सेपियंस से पहले भी कुछ जो है वो जातियां रह चुकी है। जातियां तो बहुत आई हैं, जैसे होमो हेबिलिस हो गया, लेकिन होमो उसमें भी लगता है, यहाँ पर सेपियस की जगह हेबिलिस लिखा गया। उससे पहले होमो सेपियंस थी, तो इस तरह से होता है। होमो इरेक्टस थी, तो होमो तो हमारा वंश हो गया। उसके बाद जातियाँ कितनी भी हो सकती है, हो सकता है कल को ये होमो सेपियंस हम विलुप्त हो जाएं और हमारी कोई और जाति आ जाए। तो इसलिए अब जैसे मेंढक का है, तो उसमें मेंढक का वंश क्या है? रैना इसका वंश है, और टिग्रेना उसकी जाति है। जो साधारण मेंढक है रैना टिग्रीना लिखा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो केरोलस लिनियस ने दिया था, और केरोलस लिनियस ने समस्त जीव जंतु को, जो जीव जगत है,
पूरा जीव जगत है उसको सिर्फ दो ही भागों में बांटा, एक तो पौधे होते हैं और एक जो है वो जीव या जंतु होते हैं। बस इन्होंने कवक के बारे में या मोनेरा के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया। वो फिर आगे जाके R.H. वेटिकर ने बताया कि जीवों में जैसे इन्होंने 5 जीव जगत का सिद्धांत दिया बाद में, कि मोनेरा होता है, प्रोटेस्टा होता है और जंतु होता है, पादप और कवक। इन्होंने भी ये 3 एक्स्ट्रा बताए थे, कवक, प्रोटेस्टा और मोनेरा। तो आपका आंसर जो है कैरोलस लिनियस है इस क्वेश्चन का, कि वर्गीकरण का पितामह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक इन्होंने लिखी थी, द्विनाम पद्धति सिद्धांत दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है बताइए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम जैसे कि भोजन लेते हैं, जैसे चावल है या रोटी है, हमने जो खाया वो हमें मिलता है मड के रूप में, मड यानी कि स्टार्च, और ये होती है पॉलीसेकेराइड शर्करा, यानी कि बहुत ही जटिल रूप होता है। इसको तोड़कर कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज शर्करा में, जो कि डाइसेकेराइड शर्करा होती है, थोड़ा सा सरल रूप होता है डाइसेकेराइड शर्करा। तो इसके बाद भी शरीर को तो अंतिम रूप में चाहिए होता है ग्लूकोज, तो इसके बाद में बदला जाएगा ग्लूकोज। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करते हैं एंजाइम। यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जो मड को माल्टोज में बदलेगा, वो कौन सा होता है? वो होता है टाइलिन, और टाइलिन पाया जाता है लार में। और उसके बाद माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? एक एंजाइम होता है माल्टेज, ये क्या करेगा? ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों ही एंजाइम लार में होते हैं। तो आपका आंसर हो गया टाइलिन। टाइलिन लार में होता है और माल्टेज भी लार में होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन ये मुख से ही शुरू हो जाता है। उनके मुंह में जो लार होती है उसमें जो एंजाइम होते हैं टाइलिन और माल्टेज, ये यहीं से इसका पाचन शुरू कर देते हैं। तो टाइलिन हो गया। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन और देखिए, पेप्सिन और रेनिन, ये अमाशय में पाए जाते हैं, अमाशय में। और ये जो है प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं, प्रोटीन को। वहीं अगर डी ऑप्शन का देखें तो ये वसा को पचाते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन अमाशय में हो गए, इसलिए आंसर नहीं हुए, और टाइलिन ये लार में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक चोटी से कौन सी नदी निकलती है? 3 आपको नदियां दे रखी है, सोचिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हम भारत का इस तरह से मैप बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो है वो सतपुड़ा श्रेणी है, सॉरी ये विंध्य पर्वत है सबसे ऊपर, यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण में आप देखेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी आती है, जिसमें ये यहाँ पर मेकोल पहाड़ी है, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं महादेव पहाड़ी, और यहाँ पर राजपीपला पहाड़ी है। सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, तो अगर इसको थोड़ा सा एक बार हटा के दोबारा बनाते हैं, देखिए ये गुजरात का हिस्सा हो गया, ये भारत हो गया। यहाँ पर विंध्य पर्वत है, मेकोल पहाड़ी है, यहाँ पर इसके थोड़ा सा पश्चिम में कौन सी महादेव पहाड़ी है, यहाँ पर है राजपीपला पहाड़ी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है, इस पर है अमरकंटक चोटी। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, उत्तर की ओर बहकर जाती है सोन नदी। तो सोन नदी का हमें क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कई बार आ जाता है। और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी फिर पश्चिम की तरफ अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, ऊपर विंध्य पर्वत और नीचे ये पहाड़ियाँ यहाँ से बहती हुई जाती है। तो आपका आंसर हो गया नर्मदा नदी। और वहीं से अगर हम देखें, ये बाकी जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, आपको पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र से लेकर के, एक्चुअली थोड़ा बहुत गुजरात में भी है, गुजरात से लेकर के और केरल तक। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक महाराष्ट्र में त्रियंबक पठार है, त्रियंबक पठार, वहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी। और ये गोदावरी नदी, गोदावरी आंध्र प्रदेश में जाके अपना मुहाना बनाती है। और उसके थोड़ा दक्षिण में देखेंगे तो एक चोटी है महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कृष्णा कहते हैं। तो कृष्णा भी गोदावरी के पास ही जाके आंध्र प्रदेश में दोनों अपना डेल्टा बनाती हैं। और कर्नाटक में एक चोटी है ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी, ये भी क्या है, पश्चिमी घाट की ही चोटियाँ हैं ये। और यहाँ से कावेरी निकलती है। तो कावेरी मेनली 2 ही राज्यों में बहती है, एक तो कर्नाटक और एक तमिलनाडु। तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपका ऑप्शन हो गया, याद रखिए। वैसे मैं ये ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ दूसरे हमारे यूट्यूब चैनल पर, सिंधु क्लासेस पर, यहाँ इतना डिटेल में बताना पॉसिबल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ मैं मेरा हैंडमेड्स नोट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये रही मेकोल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी, और ये आपकी नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाके गिर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं, सोचिए। तो ये है ओजस डेल सेलेडो। ओजस डेल सेलेडो जो है चिली देश में है। चिली देश जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 6893 मीटर है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि 6.8 किलोमीटर, लगभग आप यूँ मान सकते हो कि 7 किलोमीटर तो इसकी ऊंचाई है। और वहीं अगर दूसरी सबसे ऊंचा पूछ लिया जाए तो माउंट किलिमंजारो, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। एक्चुअली ये चारों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं। और माउंट किलिमंजारो तो आपको पता होगा कि ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया में है। तंजानिया देश जो है वहाँ पर है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट किलिमंजारो। और ये माउंट एल्ब्रूस ये तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और ये रूस में है, ये ध्यान रखिए। और माउंट पिकोडी, ये तो गलत लिखा गया, पिकोडी है, ये पकोडी लिखा गया, तो ये पिकोडी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये पिकोडी जो है ये मेक्सिको में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है ये ओजस डेल सेलेडो, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? सोचिए। तो ये लोजेन शहर में है, ऑप्शन ए लोजेन, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड का शहर है। जनेवा भी स्विट्जरलैंड में ही है वैसे तो लोजेन में ना केवल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी 1894 में। 1894 में बनी थी और 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें लोजेन में FIH का हेडक्वार्टर भी है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? लोजेन शहर में ही है। बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं स्पोर्ट्स बॉडी के, तो जैसे कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA का हेडक्वार्टर भी है और IGF इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है और ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? लोजेन में। तो ये हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हैं, सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेबल टेनिस को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से कंफ्यूज मत करना। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। टेनिस फेडरेशन वही जो आप पढ़ते हो ना, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये सब जो गवर्न करता है वो ITF करता है, जो लंदन में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 डिग्री समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सोचिए। एक्चुअली सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, ऑप्शन बी सूडान और लीबिया यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि भूमध्य रेखा कांगो के बीच से होती हुई यहाँ पर जो है ये विषुवत रेखा है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा जो कि मिस्र में, लीबिया में और अल्जीरिया में होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर है। तब आप इससे थोड़ा आइडिया कर सकते हैं कि ये 23.5 से तो नीचे ही होगी। तो यहाँ देखिए ये है 20 डिग्री, यहाँ पर ये लीबिया और सूडान। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सिंधु क्लासेस 2.0। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।